हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप मेहता रंजू साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो तरह का चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलता है। ध्यान रहे ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, मतलब ये इमेजिन किया हुआ चीज़ है। हकीकत में होता है कि नहीं होता किसी को नहीं पता, इमेजिन किया हुआ चीज़ है। और इसे इमेजिन किन्होंने किया था, किन्होंने ये कंसेप्ट दिया, तो ये दिया माइकल फैराडे ने। इन्होंने ही सबसे पहले विजुअलाइज किया और इमेजिन किया कि ऐसा होता होगा। क्या होता होगा कि पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकलते होंगे और नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म होते होंगे। ठीक है, तो चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जिससे लाइंस बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में लाइंस जाके अंदर ख़त्म हो जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनके कुछ प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ काम का हमारा होगा। पहला कहा गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो लाइंस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज कहीं पर उधर कहीं होगा, और यहाँ से लाइंस निकला और यहाँ जाके कर्व हो गया। अगर हमें पता करना हो कि इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपका है, इस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो जो लाइन वहाँ से पास कर रहा है उस लाइन पर, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन शो करता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। एक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन है, उस लाइन के पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर अगर वो डायरेक्शन पता करना हो तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, और टेंजेंट आपको बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन, वही बात है जो मैंने कहा आपको कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगा। ठीक, चलिए आगे। द नंबर ऑफ लाइंस, देखिए अगर कोई चार्ज 2 कूलम का है और कोई चार्ज 4 कूलम का है, तो 2 कूलम से जितना लाइंस निकलेगा उससे ज़्यादा, उससे डबल लाइंस निकलेगा 4 कूलम से। कहने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जितना है उसके हिसाब से लाइंस निकलते हैं। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कम है तो लाइंस जो निकलेगा वो कम मात्रा में निकलेगा, कम संख्या में निकलेगा, और अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा मात्रा में लाइंस निकलेगा। क्लियर? ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा गया। इस थर्ड पॉइंट में आप पढ़ के देखिएगा, वही बात क्लियर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्या कहा गया कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, मतलब कभी भी 2 लाइन ऐसे और ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले देखे कि अगर किसी पॉइंट पर हमको डायरेक्शन पता करना हो इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हमें इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो कैसे पता करेंगे? तो हमने उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, तो एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो सकता है और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 2 लाइन क्रॉस कर रहा होगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 डायरेक्शन मिल रहा है, जबकि कंसेप्ट कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकते। जबकि यहाँ पर 2 डायरेक्शन है। ये 2 डायरेक्शन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से यही आंसर निकल के आता है, यही समराइज होता है, ये समरी निकल के आता है कि 2 जो लाइन्स और 2 लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन करेगा तो 2 डायरेक्शन मिलने लगेगा। समझ पाए? इसलिए ये कंसेप्ट ध्यान रखिए कि 2 लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, 2 लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब आगे ध्यान दीजिए,
अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को दिखाना हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो पैरेलल ड्रॉ करना पड़ता है। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी हर जगह पर सेम होगा। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन समझिए। एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग ज़्यादा होगा, जहाँ पर ज़्यादा नज़दीक लाइंस होंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा लाइंस का, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर क्राउडिंग कम होगा वहाँ पर इंटेंसिटी कम होगा। मतलब थोड़ा और समझ लेते हैं कि अगर सपोज कहीं पर लाइंस ऐसे खींचा हुआ है, तो थोड़ा नोटिस करिए कि ये जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है, इन दोनों एरिया में देखिए क्राउडिंग किस जगह पर आपको ज़्यादा लग रहा है। क्राउडिंग का मतलब समझते हैं आप, ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा नज़दीकियाँ कहाँ है। तो देखिए ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इस एरिया में मिलता है और इस एरिया में कम मात्रा में मिलता है। क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा क्राउडिंग है, उसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और इस रीजन में यहाँ क्राउडिंग कम है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। समझ पाए। अगर दोनों जगह पर इंटेंसिटी, अगर दोनों जगह पर क्राउडिंग बराबर होता तो हम कहते हैं इंटेंसिटी भी बराबर होगा। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। इस जगह पर जो इंटेंसिटी देखने को मिलता है वही इंटेंसिटी यहाँ देखने को मिलता है, वही इंटेंसिटी यहाँ देखने को मिलता है। पैरेलल लाइंस रहेगा तो इंटेंसिटी सब जगह पे क्या आएगा, क्राउडिंग सब जगह पे क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसा क्राउडिंग यहाँ वैसा क्राउडिंग यहाँ, वैसा क्राउडिंग यहाँ भी है। तो क्राउडिंग चूंकि हर पॉइंट पर, हर जगह पर सेम होता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो या दिखाना हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ करते हैं ताकि क्राउडिंग हर जगह पे सेम रह सके। कहीं पर अगर ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाना हो तो वहाँ पर क्राउडिंग बढ़ा दिया करेंगे, और इंटेंसिटी कम करना हो तो वहाँ क्राउडिंग कम कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नॉर्मल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता। क्लोज लूप बनाने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से कोई चीज़ निकला, घूम फिर के अगर वहीं पर पहुंच गया तब कहते हैं क्लोज लूप हो गया, है ना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये निकलता पॉजिटिव चार्ज से है और ख़त्म होता है नेगेटिव चार्ज पर। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के वापस पॉजिटिव चार्ज पे नहीं आता है। अगर पॉजिटिव चार्ज से निकल के वापस पॉजिटिव चार्ज पे आता तो कहते हैं क्लोज लूप बनाता है, जबकि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, मतलब स्टार्ट कहीं और होता है, एंड कहीं और होता है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं, इन अ रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, समझ लेते हैं इसको कि कोई ऐसा एरिया को मिल जाए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहेंगे कि वो भी नहीं होगा। समझ पाए। मतलब इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर कहा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या इसका मतलब है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकलेगा या तो सरफेस पे आएगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से निकलता है तो जब कभी भी निकलेगा तो उस सरफेस पर 90 डिग्री बनाकर निकलेगा, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर नॉर्मली निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलेगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि यहाँ से लाइन ऐसे निकल जाए, क्योंकि ये सरफेस है तो सरफेस पर 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा, है ना। जब कभी भी कोई सरफेस से बाहर निकलेगा तो सरफेस के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर। बाद में जाके हो सकता है कि ये लाइन यहाँ से निकला 90 डिग्री बनाकर और बाद में जाके ये मुड़ जाए, तो बाद में जाके मुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सरफेस से निकल रहा है उस समय पक्का परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस पर 90 डिग्री बनाते हुए निकलना चाहिए। अगर आ रहा हो कहीं से, अगर कहीं से आ रहा हो लाइंस, तो जब लाइंस कहीं से आ रहा होगा तो ये भी आ रहा हो कहीं से, कोई दिक्कत नहीं, गोल आओ टेढ़ा मेढ़ा कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन जब आएगा सरफेस पे तो पक्का 90 डिग्री बना के ही टच करेगा। क्लियर है। कैसे बाहर उधर किसी कैसे आ रहा है उससे दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उस समय पक्का ये नॉर्मली होगा, 90 डिग्री बनाते हुए
आके टच करेगा। क्लियर, मतलब किसी सरफेस से निकला या किसी सरफेस पे टच हुआ आया, वो 100% उस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अगला द रिलेटिव क्लोजनेस। अच्छा, ये वही वाला है जो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले कि जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जहाँ पर क्राउडिंग कम वहाँ पर इंटेंसिटी कम है। ये पॉइंट नंबर 9 वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप पढ़ के एक बार देख लीजिएगा ये सारे। चलिए इसके साथ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेच्ड वायर के जैसा बिहेव करता है। स्ट्रेच्ड वायर समझते हैं आप? स्ट्रेच्ड वायर कहने का मतलब खींचा हुआ वायर, मतलब जैसे रबर आप समझते हैं। अगर रबर को आप खींच के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नज़दीक आने की कोशिश करता है। और अगर खींचे भी रहते हैं, आप टाने भी रहते हैं, तो भी वो अपोजिट फोर्स लगा के आप खींचने की कोशिश करता है, नज़दीक आने की कोशिश करता है। तो जिस तरह से कोई रबर या कोई वायर जो इसको स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए और खींच के पकड़े हुए हैं, तो आप कोशिश करेगा वापस नज़दीक आने का, क्लोज करने का, है ना। तो कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कोशिश करता है एक दूसरे को, मतलब स्ट्रेच्ड वायर के जैसा बिहेव करता है। मतलब वो कोशिश करता है जो भी अगल बगल के जिससे वो कनेक्ट है उसको नज़दीक लाने की कोशिश करता है। मतलब अगर ये जैसे देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हुआ, इधर से ऐसे है, तो ये जो वायर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये लाइन एक स्ट्रेच्ड वायर के जैसा बिहेव करता है। और स्ट्रेच्ड वायर अगर ये है तो ये तना हुआ है, उसका मतलब ये क्या करेगा, कोशिश करेगा खींच के नज़दीक लाने का। और यही प्रॉपर्टी के कारण ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेच्ड वायर जैसा बिहेव करता है। उसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नज़दीक लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रेच्ड वायर है मतलब खींच के रखा गया उसको, तो जैसे मौका मिलेगा वो खींचने को नज़दीक लाने की कोशिश करेगा, मतलब दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ाएगा। क्लियर, तो ये पॉइंट समझ में आया। अगला एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को लिटरली रिपेल करते हैं। लिटरली रिपेल करते हैं उसका मतलब क्या है, जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इससे लाइंस निकलेगा, तो लाइंस जो निकलेगा वो जो यहाँ से लाइंस निकलेगा वो ऐसे जाके इधर हो जाएगा। क्यों, ये इधर जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो यहाँ क्रॉस करने का चांस बनेगा, इसलिए क्रॉस ना करके ये यहाँ जाके इधर निकलेगा, क्योंकि यहाँ से इसको ऐसे निकलना है। उसी तरह ये ऐसे और यहाँ से भी ये ऐसे, ऐसा होगा। बाकी और भी लाइन से इधर उधर निकले होंगे, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे लाइंस निकल रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे को क्या करेगा, लिटरली रिपेल करेगा। मतलब जो ऐसा आया ये कोशिश करेगा नज़दीक आने का नहीं। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को नज़दीक लाने की कोशिश नहीं करता, लिटरली रिपेल, धक्का देने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ ये दोनों लाइन क्या चाहेगा कि हम एक दूसरे को धक्का दे दूर करें, ये भी क्या चाहेगा एक दूसरे को धक्का देकर दूर करें। अब ये अगर एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। कंसेप्ट समझ में आया। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लिटरली रिपेल करते हैं, उसके चक्कर में पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, धक्का देता है, दूर करता है, और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। मतलब लिटरली रिपेल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें ये बताता है कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं। और स्ट्रेच्ड वायर का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको बताता है कि अनलाइक चार्जेज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे प्रॉपर्टीज मैं कवर कर दिया हूँ। अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का व्हाट चार्ज वुड यू रिक्वायर टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के पहले एक टॉपिक आपको और कवर करना चाहिए, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब कोई भी जगह पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना डेंस है। ठीक है, तो सरफेस जो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का होता है। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है, मिस्टेक हुआ, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहला है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा जो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तीन टाइप के चार्ज डेंसिटीज होते हैं, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज किसी चीज़ को अगर दिया जाए, जैसे मान लो इसी को हम अगर चार्ज देते हैं तो अगर ये कंडक्टर होगा तो चार्ज एक जगह पे जमा नहीं रहेगा, एक दूसरे को रिपेल करते हुए फिर पूरे में फैल जाएगा। अब पूरे में फैल जाएगा तो उसके पास यहाँ पर कितना चार्ज का कंसंट्रेशन है वही चार्ज डेंसिटी कहलाता है। लेकिन चूंकि ये एक लाइन पर होगा इसलिए इसे कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर वही चार्ज हम अगर एक सरफेस को देते हैं तो पूरे सरफेस पे फैलेगा, तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन उसका चार्ज का बनेगा वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर किसी वॉल्यूम में देते हैं चार्ज को तो पूरे वॉल्यूम में वो फैलेगा, तो वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्रिएट होता है ना। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें कि कितना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसे कैलकुलेट करते हुए एक फॉर्मूले से उस लाइन पर टोटल कितना चार्ज है, अगर हम माने टोटल चार्ज उस लाइन पर Q है और उसका टोटल लंबाई कितना है L है, तो Q/L टोटल चार्ज एक लाइन पर और उसका टोटल लंबाई Q/L से हमको मिल जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा बराबर Q/L होता है। समझ पाए? अगर कभी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, उससे निकल जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं उसको। दूसरा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब सरफेस पे पूरा फैला हुआ रहेगा, तो अगर माने टोटल चार्ज मेरे पास Q है, टोटल सरफेस A है, तो टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस वो आपको दे देगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्लियर है? और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ रहेगा तो टोटल चार्ज अगर हम लोग Q मानते हैं और टोटल वॉल्यूम V मानते हैं तो इसका रेशियो हमको दे देता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग रो से। क्लियर है? तो तीन प्रकार का चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय में टोटल जो भी रहा, अगर लीनियर है तो टोटल लंबाई दे दीजिएगा, अगर सरफेस है तो टोटल सरफेस एरिया दे दीजिएगा, अगर वॉल्यूम है तो टोटल पूरा वॉल्यूम नीचे दे दीजिएगा। टोटल चार्ज बाय में नीचे जो रहा सो ऐसे आपका निकल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी या तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 3/π सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो आपको दिया गया एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, ये रेडियस आपको दिया गया है आर मेरा रेडियस है 25 सेंटीमीटर, जिसे हम 25/100 मीटर मतलब 1/4 मीटर कह सकते हैं। तो रेडियस अपने को मिलेगा 1/4 मीटर, और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है सिग्मा इज इक्वल टू 3/π पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी मिस्टेक हुआ, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, मिस्टेक हुआ समझने में। तो सिग्मा को 3/π कूलॉम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज कितना इस सरफेस पर दिया गया होगा, टोटल चार्ज क्यों कैलकुलेट करना अपने को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, है कि नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, और A का मतलब सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², मतलब इसे हम तोड़ सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q/में 4πr²। तो यहाँ से अगर हम लोग Q कैलकुलेट करें तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा दिया हुआ 3/π और 4πr का स्क्वायर, r कितना आपका 1/4 मीटर, तो 1/4 इंटू 1/4, और टोटल कूलॉम निकले क्योंकि चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया 3/4 कूलॉम, है ना। कितना आ गया 3/4 कूलॉम, जिसका मतलब 0.75 कूलॉम। तो कहने का मतलब क्या, ये जो स्फीयर 25 सेंटीमीटर रेडियस वाला था इस पर 0.75 कूलॉम दे दिए चार्ज, तो उसके कारण इसका
जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हो गया 3/5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 64 drops of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop। क्या इसका मतलब हुआ कि 64 ड्रॉप्स है हमारे पास छोटे छोटे, जिसका रेडियस आपको दिया गया है 0.02 मीटर, कितना है r यहाँ पर है 0.02 मीटर, और हर एक के पास चार्ज कितना है q = 5 माइक्रोकूलम। इस प्रकार के टोटल 64 ड्रॉप्स हमारे पास, और इन टोटल 64 को मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया है, एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया है। ये इसके अंदर 64 ड्रॉप्स, ये सारा का सारा इसके अंदर कंबाइन हुआ। तो आपको पूछा गया फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज। अच्छा, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, इसको कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि इससे कितना गुना घटा या कितना गुना बढ़ा, क्या हुआ, इससे कितना टाइम्स इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा = क्यू और बाय में आर का 4πr², क्योंकि स्फीयर है तो 4πr², तो आ जाएगा यहाँ पर Q 5 माइक्रोकूलम और बाय में 4π × r², मतलब यहाँ पर हो गया आपका 0. ये r² रहने देते हैं, अभी देखते हैं क्या हो सकता है, 4πr²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका निकल गया सिग्मा 1 कर देते हैं इसको, पहला वाला। अभी यहाँ पर इसका बात करते हैं, तो इसका कुछ भी आपको नहीं दिया ना, तो रेडियस पता है ना, तो इस पर टोटल चार्ज पता है, तो इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि ये जो है वो टोटल 64 छोटे छोटे ड्रॉप से मिलके बना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम 60, इसका इस तरह का जो 64 ड्रॉप है उसका टोटल वॉल्यूम को अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर मिल जाएगा, है ना। इसका टोटल वॉल्यूम = इस प्रकार के छोटे छोटे ड्रॉप्स का 64 टाइम्स इसके बराबर। क्लियर है? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं 4π, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है इसका, तो 4/3πr³। किसी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, और इसमें 64 ऐसे ऐसे ड्रॉप होंगे छोटे छोटे, और इसका क्या होगा वॉल्यूम, तो 4/3πr³। चलिए यहाँ से कुछ देखते हैं, कटेगा ही जरूर। तब 4/3π चला गया, अब बचा r का क्यूब = 64 r का क्यूब। तो यहाँ r का क्यूब = 64 r का क्यूब। तो अगर यहाँ से हम r कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 4 4r निकलेगा। चले, r बराबर क्या आ गया 4r। तो हमको रेडियस मिल चुका है यहाँ पर 4r, और अब टोटल चार्ज के पास कितना है, तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करते हैं, टोटल चार्ज का मान लेते हैं q है, तो q बराबर कितना हो जाएगा 64 × इसके पास एक पर था 5 कूलम चार्ज, तो 64 × 5 माइक्रोकूलम, ये निकल गया टोटल चार्ज। तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी हो जाएगा σ2 = टोटल चार्ज कितना है इसके पास 64 × 5 माइक्रोकूलम, और बाय में 4π r² का मतलब 4r × 4r होगा, r का मतलब 4r। ठीक है, अब हम दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ करते हैं कैलकुलेट। σ2/σ1 = σ2 हमारे पास है 64 × 5 माइक्रोकूलम, और बाय में 4π × 4r × 4r, और बाय में हमारा है ये वाला 5 माइक्रोकूलम, और बाय में 4πr², मतलब r × r। चलिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, देख लेते हैं। 64 नहीं कटेगा, मिस्टेक हुआ, 5 माइक्रोकूलम से कैंसिल हो जाएगा, 4π से कैंसिल हो जाएगा, r
R, ये तीनों ख़त्म। चलिए जो बच गया हमारे पास वो क्या बचा, तो यहाँ बच गया 64 ऊपर और नीचे बच गया आपका 4 चौक 16। क्या गया 4:1, तो सिग्मा 2 रेशियो सिग्मा 1 आपका क्या 4:1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी था उससे 4 गुना बढ़ गया इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तरीका समझ में आया? पहले इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया और फिर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया। इसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल चार्ज जो हम लोगों ने यहाँ निकाला और इसका रेडियस रहेगा तभी इसका हम निकाल पाएंगे सरफेस चार्ज, मतलब सरफेस टोटल सरफेस एरिया। इसलिए हम R निकालने के लिए प्रोसेस किए हैं वॉल्यूम का। ऐसे करने पर हमको निकल गया वहाँ पर सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 से हमको पता चल गया 4:1 आया। उसका मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा बड़े वाले का। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नहीं है, देखिए एक टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज रिंग। कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, मतलब सॉरी एक रिंग दिया गया, चार्ज रिंग दिया गया, एक गोल, एक रिंग है, एक गोला रिंग और उस पर चार्ज भरा पड़ा है और इसका सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, इसका सेंटर अगर मान ले ये रेडियस का मान ले R है, तो इसका सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पड़ा है, वो पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्या क्या बोल रहे हैं हम, देखिए इस पर टोटल चार्ज है फैला हुआ हर तरफ, इसका टोटल चार्ज हम Q मान लेते हैं और इसका रेडियस हमने मान लिया, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R है। इसका रेडियस कितना है, R है, R रेडियस इसका R है और इसका सेंटर से, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा कितना है x, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ना। टोटल चार्ज रिंग पे है Q, उसका सेंटर, उसका रेडियस आपका R और वहाँ से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगा अगर, तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला ये आएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, फॉर्मूला 1/4πε0 दैट इज K, ये K का वैल्यू है 9 × 10⁻9 और QX जो चार्ज है और जो डिस्टेंस है Q इंटू एक्स बाय में x² प्लस R² पर पावर होल 3/2। ठीक है, तो ये आपको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना दूरी पर x डिस्टेंस पर R रेडियस होते हुए कितना इंटेंसिटी आता है। ठीक है, चलिए इसी में अगर हम लोग देखें कि सर इस पॉइंट पर मतलब x डिस्टेंस पे ये इंटेंसिटी कितना होता है, तो x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हो जाता है ये रहा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि इस चार्ज रिंग का सेंटर, ये सेंटर पर ही आप निकाल के बताइए कितना इंटेंसिटी होगा, तो अगर सेंटर यहाँ तो उसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। एट सेंटर, फॉर सेंटर, सेंटर के लिए फॉर सेंटर x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं इस जगह पर, तो देखिए Q इंटू 0 मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। समझ में आया? अब अगर पूछा जाए कि कितना दूरी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक, जैसे यहाँ 0 हुआ, तो 0 हुआ तो फिर आगे जाके धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि x वैल्यू बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि बहुत दूर जाते थे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आगे जाके बढ़ेगा, फिर कोई दूरी बढ़ने के चक्कर में फिर घटने लगेगा। तो ये कहाँ पर कितना दूरी पर ये मैक्सिमम होगा, तो देखते हैं अगले स्लाइड में उस चीज़ को। देखिए स्पेशल केस फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट Ex बराबर 0 एट x बराबर 0। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं मतलब सेंटर पे आते हैं, जो भी हमने समझाया आपको, सेंटर पर अगर बात करें सेंटर पर x का वैल्यू 0 होगा, उसके चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। तो ये बोला फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग, है ना। रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होता है 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि रिंग जो है, रिंग का सेंटर, तो इधर जो चार्ज होगा उसके अपोजिट में इधर का चार्ज है, यहाँ जो चार्ज उसके अपोजिट में यहाँ का चार्ज है। मतलब रिंग के हर पॉइंट पे चार्ज है, तो एक चार्ज के जस्ट अपोजिट में दूसरा कोई ना कोई चार्ज है।
तो इसके इंटेंसिटी को दूसरा उसके सामने वाला जरूर उसको अपोज करके कैंसिल कर रहा है, इसलिए उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर आर का वैल्यू बहुत दूर हो जाए, मतलब एक्स का वैल्यू बहुत दूर है, मतलब अगर ये x बहुत दूर, मतलब यहाँ पर रिंग अगर हम बहुत दूर उधर जाके अगर कैलकुलेट करना चाहें, x बहुत बड़ा हो जाए r के कंपेयर में, तो उस केस में देखा गया कि ये पूरा जो आपका ये रिंग है वो रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो जब r का वैल्यू r के कंपेयर में, रेडियस के कंपेयर में x का वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दूर, कहने का मतलब रिंग से बहुत दूर जाके अगर आप चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा, और पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा उसका मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q/r²। ये देखिए है ना, 1/4πε0 q/r का स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी था। तो बहुत दूर जाने पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज जैसा करने लगेगा, और अगर बहुत नज़दीक मतलब सेंटर पर अगर आ गया तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को देखिए, एक्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, हम समझ गए कि अगर आपका ये रिंग है तो रिंग के इस सेंटर पर कितना आंसर होगा, 0 हो जाएगा, और अगर बहुत दूर चले गए तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कहाँ पर, कितना दूरी पर इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो इसे डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस आपका है x = प्लस माइनस, प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे। जैसे रिंग है तो रिंग के उधर भी जा सकते हैं, रिंग के पीछे भी आ सकते हैं। तो रिंग के आगे जाएंगे तो प्लस में लेंगे, रिंग के पीछे जाएंगे तो माइनस में लेंगे, एक प्लस एक माइनस, इसलिए प्लस माइनस दिया हुआ है यहाँ पर। तो r में √2, एक जो रेडियस आपका है, रिंग का जो रेडियस है उसे √2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो उतना दूरी पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, चाहे आगे या तो फिर पीछे। समझ में आया। लेकिन अगर इंटेंसिटी कितना है ये अगर आपको पता करना हो तो हमारे लिए उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास कि कितना इंटेंसिटी होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा और किस पॉइंट पर। पॉइंट तो हमको पता चल गया और इंटेंसिटी हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू को याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। वही बात कि देखिए, ग्राफ के सेंटर पे, सर्कुलर रिंग का सेंटर जहाँ होगा, सेंटर पर हमको इंटेंसिटी 0 मिलता है, और जैसे जैसे सेंटर से हम आगे बढ़ते हैं, दूर चलते जाते वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ता जाता है, और r/√2 तक पहुँचते समय, जब r/√2 तक पहुँचते हम लोग बढ़ते बढ़ते, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी घटने लगता है, और वही सारा रिंग के पीछे भी वैसा ही काम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर 0 इंटेंसिटी, आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी, और r/√2 पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, और उसके बाद फिर से इंटेंसिटी डाउन होने लगेगा, घटने लगता है। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.3 मीटर। मतलब एक रिंग है जिसका रेडियस 0.3 मीटर दिया हुआ है, और उस पर टोटल चार्ज ये दिया हुआ है। देखिए, रिंग का रेडियस 0.3 मीटर और टोटल चार्ज उस पर ये है, और उस रिंग से 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे आपको पूछा जा रहा है कितना इंटेंसिटी होगा। तो हम जो पीछे फॉर्मूला पढ़े थे अभी, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये आपका k का वैल्यू होगा, तो k देखिए, k qx/x² + r² पर पावर 3/2। k का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹, और q आपको दिया गया था ये, और x का वैल्यू 0.4, तो 4/10 इसे कह सकते हैं। बाय में x का स्क्वायर वही 4/10 का स्क्वायर, और r मतलब 3/10 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया गया, सोल्व करके निकाला गया, तो निकालने पर आया देखिए 115.2 न्यूटन पर कूलम। मतलब जो रिंग है, जो रिंग से 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर आपको मिलता है इंटेंसिटी कितना, 115.2 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि a चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁵ कूलम kg, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ आपको, मतलब उस पार्टिकल के पास मास भी है और उस पर चार्ज भी है। वो स्पेस में स्टेशनरी कहीं रखा हुआ है, अगर कहीं पर लटक रहा है स्पेस में स्टेशनरी मतलब स्थिर कहीं है, तो उसका मतलब है कि देखिए ये ऑब्जेक्ट जिस पर मास है, मास होने के कारण पक्का उसे ग्रेविटी नीचे खींचेगा, mg नीचे लग रहा होगा। और चूंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उस पर पक्का फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और अब सोचना है कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो चूंकि कहा गया कि ये जो पार्टिकल स्टेशनरी मतलब स्थिर है, हम जानते हैं कि इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा है। अगर यह स्थिर है उसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो mg फोर्स जो नीचे लग रहा है उसे बैलेंस करने के लिए पक्का उसके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। और यहाँ पर दो ही तो फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो पक्का नीचे लगेगा, उसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है QE जो ऊपर लग रहा है और इसे बैलेंस कर रहा है। समझ पाए? अब क्वेश्चन को पढ़िएगा पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नीचे डाउनवर्ड दिखा रहा है, अपना डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड है, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड, लेकिन फोर्स लग रहा है ऊपर। उसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज 100% नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज रहता है तब उल्टा लगता है। यहाँ पर उल्टा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की ओर है और फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि स्टेशनरी तो मतलब ये दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल। वही यहाँ पर किया गया, QE और mg को इक्वल किया गया, यहाँ से Q कैलकुलेट किया गया है। सारे वैल्यूज को पुट करते हुए सोल्व करने पर निकल गया 5 × 10⁻⁵ माइक्रो कूलम, और ये माइनस में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस ऑफ 30। क्या कहा गया कि एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का और उससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखिए एक चार्ज आपको दिया गया, इससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया, पहले वो देख लीजिए। Q बराबर 5 माइक्रोकूलम और R आपका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है KQ/R का स्क्वायर। K आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ Q का वैल्यू आप देख लीजिए, पुट हो गया यहाँ पे, और R 80/100, ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट किया तो 80/100 कर दिए, और R स्क्वायर था इसलिए 2 बार इंटू किए। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर निकल के आया 7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर C ये आंसर इसका सही है। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 500 न्यूटन पर कूलम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो आपको पूछा जा रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि E = होता है KQ/R का स्क्वायर। आपको इंटेंसिटी दिया गया है यहाँ पर 500 = K का वैल्यू 9 × 10⁹ और Q हमको नहीं पता, बाय में R आपका हो गया 3 3 जा 9 R का स्क्वायर, तो 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर 500 और ये आपका आ जाएगा कहाँ? डिवाइड में 10⁹ = क्या मिल जाएगा? Q। तो Q = आपका हो गया 500 × 10⁻⁻9, और बाय में अगर इसको 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा हमारे पास माइक्रो कूलम में। तो आपका आ गया 500 और इंटू यहाँ बचेगा 10⁻⁻3 माइक्रो कूलम। तो 500 और बाय में इसका मतलब नीचे आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम। तो 00 से 00 कैंसिल, मतलब 0.5 माइक्रो कूलम। 0.5 माइक्रो कूलम इसका आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा गया 2 चार्जेस +5 माइक्रो कूलम एंड +10 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 चार्जेस इज।
देखिए एक चार्ज यहाँ पर है +10 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है यहाँ से इस दूरी पर 20 माइक्रोकूलम प्लस में ही, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब क्या है, और पूछा कहाँ है कि इसका सेंटर मतलब 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो चलिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बाहर की ओर होता है, तो इसके कारण इंटेंसिटी किस साइड होगा, इस साइड होगा। अच्छा मिस्टेक हो यहाँ पर, देखिए एक है टू चार्ज 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम और ये आपका 5 माइक्रोकूलम, यहाँ मिस्टेक हुआ, ये 20 नहीं है 5 माइक्रोकूलम है, मिस्टेक हुआ हमसे। तो यहाँ पर देखिए 10 माइक्रोकूलम ये जो है उस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर इस साइड होगा, और इसके कारण 5 माइक्रोकूलम के कारण इंटेंसिटी इस साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये बाहर की ओर धकेलेगा और ये भी बाहर की ओर धकेलेगा, तो इंटेंसिटी इसका इधर इसका उधर होगा। अब देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इसका भी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, दोनों का डिस्टेंस 10-10 सेंटीमीटर है। चार्जेस डबल है, ये आपका वो 5 माइक्रोकूलम, तो ये कितना है 10 माइक्रोकूलम, मतलब ये जो है ज़्यादा इंटेंसिटी इस पर दिखा रहा होगा, उसका डबल दिखा रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का इक्वल है और चार्ज का वैल्यू उसका डबल है, तो ये डबल इंटेंसिटी उसके कंपेयर में डबल इंटेंसिटी, मतलब 10 माइक्रोकूलम के कारण इंटेंसिटी दिखा रहा होगा और वो 5 माइक्रोकूलम के कारण इंटेंसिटी दिखा रहा होगा, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो 10 माइक्रोकूलम में से 5 माइक्रोकूलम माइनस कर दिए, बचेगा 5 माइक्रोकूलम के कारण इंटेंसिटी, मतलब इस पर जो इंटेंसिटी आया वो इंटेंसिटी 5 माइक्रोकूलम के कारण आ रहा है। ये बात समझ पाए। जैसे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इधर से 10 लोग धक्का दे रहा है और उधर से 8 लोग धक्का दे रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितने लोगों के कारण लगेगा, तो 10 कोई इधर और उधर से 8 कोई, अगर सब इक्वल फोर्स लगाते हैं तो 10 इधर है उधर 8 है, तो 10 में से 8 को माइनस कर दिए बचेगा 2, तो इधर से 2 जो एक्स्ट्रा लोग हैं उसी के चक्कर में इस पर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स लग रहा होगा। बस वैसे हाल यहाँ पर है, इस पर इंटेंसिटी 10 माइक्रोकूलम के कारण लग रहा है और उधर से 5 माइक्रोकूलम के कारण लग रहा है, तो 10 माइक्रोकूलम में से 5 माइक्रोकूलम माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसी कारण इस पर नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा, मतलब 5 माइक्रोकूलम के कारण ही इस पर नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। और ये इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, नेट वाला +5 माइक्रोकूलम की ओर दिखेगा, है कि नहीं। तो एक हमारे पास देखिए +5 माइक्रोकूलम यहाँ मतलब ये वाला, ये ए और सी ये दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई एक सही होगा, ये बी और डी ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी +5 माइक्रोकूलम की ओर दिखेगा। अब कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई कैलकुलेट करेंगे तो हमको के 9 × 10⁹, उसके बाद हमको चार्ज है के क्यू, तो क्यू यहाँ पर हम कितना लेंगे 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि हम जान गए कि इस पर नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 5 माइक्रोकूलम के कारण है, तो 5 × 10⁻⁶, और बाय में आपको डिस्टेंस मिल गया 10 सेंटीमीटर का, तो 10/100 और इंटू फिर से 10/100, 0 0 कैंसिल, 10 10 100 ऊपर इंटू में चल जाएगा, तो आ गया आपके पास 9 × 5 = 45, और यहाँ क्या आ गया 9 - 6 10⁻³ और देखिए जो नीचे आपका 100 था वो 100 ऊपर इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻², तो आ गया 45 × 10⁻3 और 2 5। ठीक है, देखिए 4.5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करते हैं पॉइंट इधर अगर हम लोग खिसका देते हैं, पॉइंट अभी यहाँ है 5 के बाहर, उसे हम 4 और 5 के बीच ले आएंगे, तो आ जाएगा 4.5 × 10⁻। जब हम पॉइंट को बाईं ओर खिसकाते हैं, यहाँ से बाईं ओर 5 के उस साइड है, उससे बाईं ओर खिसकाएंगे, तो बाईं ओर अगर खिसकाइएगा तो पावर बढ़ता है, तो बाईं ओर हम यहाँ पर पॉइंट था उसे पॉइंट को यहाँ खिसका दिए, इसके कारण पॉइंट मतलब पावर एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। समझ पाए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर कहा गया 2 पॉइंट चार्जेस +8 कूलम 8Q एंड -2Q आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = L। चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा मान लीजिए x एक्सिस, यहाँ आपका x = 0 है, ये 0 है और ये डिस्टेंस हमारा x = L है। तो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है
8 कूलम का 8Q का, यहाँ पर जो चार्ज वो कितना है 8Q, यहाँ पर चार्ज आपका 8Q का है इस जगह पर, और इस जगह पर हमारा है -2Q। ठीक, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसी एक्सिस पे आपको एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट 0। अच्छा, मतलब ये दोनों के कारण कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट लग जाएगा आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहीं 0 होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स 0 जहाँ होगा उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट जो है वो नल पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते थे बड़ी आसानी से। हमारे पास एक कंसेप्ट था, हम लोगों ने पीछे ही लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसके पहले 2-3 लेक्चर पहले में हमने पढ़ा हुआ है कि नल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर अनलाइक चार्जेज अगर होंगे, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आता था R बाय में √n-1। अगर वही लाइक चार्जेस होता था सेम तो यहाँ पर क्या आ जाता था प्लस, है ना। ठीक है, यहाँ R का मतलब क्या है, तो R का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस होता है, और N का मतलब होता है बड़ा वाला चार्ज बाय में छोटका चार्ज, बड़का बाय छोटका का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर R क्या है, R इनके बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पर L के रूप में दिख रहा है, ये आपका L हो गया, और √n, n कितना हो जाएगा, तो बड़ा चार्ज बाय छोटा चार्ज, 8/2 4, तो 4, ये आपका 4 है √ और -1, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो L/1 मतलब L। तो L जो आया आपका आंसर वो ये x का वैल्यू x आया कितना L। तो ध्यान रखिए कि x जो है वो x का डिस्टेंस कहाँ से नापा जाता था। तो जब ये कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे उस समय आपको बताए थे, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि x का वैल्यू जो है, x का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमेशा स्मॉल, जो छोटा चार्ज होगा छोटा चार्ज से नापा जाता है। छोटा चार्ज दोनों में कौन सा है ये, तो छोटा चार्ज से नापा जाएगा x का डिस्टेंस, x मतलब L, यहाँ से L नापा जाएगा। तो L सर अंदर की ओर नापेंगे कि बाहर की ओर नापेंगे, तो उसके पीछे भी है, अगर दोनों सेम चार्ज रहता, सेम टाइप का, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव रहता, लाइक चार्जेस होते, तो हम अंदर की ओर x का वैल्यू नापते। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्जेज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो हम x का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू बाहर की ओर नापते हैं। स्मॉल चार्ज से ही नापेंगे लेकिन बाहर की ओर नापेंगे। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आप सही से नहीं समझ पा रहे तो इसके पीछे के लेक्चर जाके देखिए, उसमें आपको दिख जाएगा नल पॉइंट कैसे चेक करते थे हम लोग। एक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, एक्विलिब्रियम कंसेप्ट जो है टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा नल पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्मॉल चार्ज से बाहर की ओर नापा जाएगा, तो यहाँ से बाहर की ओर कितना डिस्टेंस L डिस्टेंस, तो L डिस्टेंस यहाँ ये, उसका मतलब x एक्सिस पर ये कहाँ पर आ जाएगा, तो x एक्सिस पे चूंकि यहाँ से यहाँ तक L और फिर से L, ये कितना हो जाएगा 2L। x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना दूर पर आपको मिलेगा नल पॉइंट 2L पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2L। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी काम हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है अ क्यूब ऑफ साइड B हैज अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब विल बी। अच्छा ठीक है, देखिए एक क्यूब आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए क्यूब जो है वो क्यूब का सेंटर से, क्यूब के वर्टिसेज का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ये क्यूब है, इस क्यूब का सेंटर से डिस्टेंस अगर कहा जाए, इसका सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर मान लीजिए इस जगह पर होगा। तो जितना डिस्टेंस इसका इससे है उतना ही डिस्टेंस इसका किधर से मिलेगा, इस साइड से मिलेगा, होगा। उसी तरह से मतलब क्या है, यहाँ पर जितना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर जितना चार्ज है उतना चार्ज हर वर्टेक्स पे है। अब इसी को थोड़ा सोच लेते हैं, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q और यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है Q, इससे इसका डिस्टेंस जितना उतना डिस्टेंस इसका है, तो ये जितना इंटेंसिटी इस पे इस डायरेक्शन में दिखाएगा, इस डायरेक्शन में दिखाएगा, ये उतना ही डिस्टेंस इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दिखाएगा। तो इस क्यूब का ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, जो विकर्ण दिख रहा है, इस डायगोनल पर जो दोनों अपोजिट, जो दोनों चार्जेज हैं वर्टेक्स पे,
वो चार्ज के कारण यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया, 0। क्यों? क्योंकि जितना इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दिखाता है उतना ये अपोजिट में दिखाता है, और दोनों चूंकि इक्वल इंटेंसिटी दिखाता है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। उसी तरह इसका दूसरा और भी जितने डायगोनल होंगे इस क्यूब का, और जितना भी डायगोनल होगा, जैसे ये डायगोनल ले लीजिए आप, यहाँ से ये डायगोनल जो होगा आपका ये, और इधर से ये जो डायगोनल है ये डायगोनल भी, यहाँ पर जो चार्ज होगा Q और यहाँ पर भी चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस यहाँ से जितना होता है डिस्टेंस का यहाँ से है, तो ये इंटेंसिटी इधर दिखा रहा होगा और ये इंटेंसिटी इधर दिखा रहा होगा, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इस प्रकार क्यूब के जितने डायगोनल्स हैं सेंटर से क्रॉस कर रहा है सारा का सारा डायगोनल, चूँकि हर एक वर्टेक्स सेंटर से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है और हर डायगोनल के दोनों साइड कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल कर रहा है। इसके चक्कर में इस सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। ये जो फिगर है इस फिगर में हम लोग को ये पता करना है कि कहाँ पर ABC में कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर इंटेंसिटी कम है। तो जैसा कि हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा होता है वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पर क्राउडिंग कम वहाँ पर इंटेंसिटी कम होता है। अगर क्राउडिंग बराबर बराबर रहा तो इंटेंसिटी बराबर होता है। तो यहाँ पिक्चर को ध्यान से देखिए जो पॉइंट A है उस जगह पर क्राउडिंग आपको जो है वैसा ही क्राउडिंग आपको C के जगह पर देखने को मिलता है, तो इंटेंसिटी A और C का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन B पॉइंट पर क्राउडिंग कम है क्योंकि वहाँ पर लाइंस दूर दूर है, फैले हुए, तो यहाँ पर क्राउडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब B का इंटेंसिटी कम होगा। A और C का इंटेंसिटी सेम रहेगा। देखिए ये A और C का इंटेंसिटी क्या है, सेम, लेकिन B का इससे भी क्या है, कम है। तो ऑप्शन नंबर B ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इज शोन। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटल स्फीयर, मेटालिक स्फीयर मतलब एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, उसे प्लेस कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पिक्चर कैसा होगा, ये चारों में से आपको छांटना है कौन सही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मेटल है सर, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकता उसके अंदर से। उसका मतलब ये तो ऐसे गलत हो गया, इसके अंदर से इंटेंसिटी पास करता, लाइंस पास करता हुआ दिख रहा है, ऐसे गलत हो गया वो। दूसरा, इसको आप ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी लाइंस निकलेगा तो जिस सरफेस से निकलो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बीच में इधर उधर मुड़ सकता है, लेकिन शुरुआत में और अंत में जहाँ जिस सरफेस पे जा रहा होगा दोनों यहाँ पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, जहाँ से ये निकल रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर होता तो ऐसे ड्रॉ होता, लेकिन ये टेढ़ा ड्रॉ हुआ है। उसका मतलब ये जो प्लेट है इस प्लेट से परपेंडिकुलर लाइंस निकलते नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, कोई मतलब का नहीं है। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है A और C। देखिए हम लोग को शुरू में देखने में लगेगा कि A हमारा सही है, लेकिन यहाँ भी कुछ ध्यान से देखिए, कुछ कंसेप्ट यहाँ पर भी है। क्योंकि ये मेटल है और मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो 100% ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो जाएगा उसका मतलब इस तरफ पॉजिटिव प्लेट्स होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का पोलराइजेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देंगे ज़्यादा। ऐसा होने के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से निकला, पॉजिटिव लाइंस जो यहाँ से लाइंस निकले, वो लाइंस को ये नेगेटिव चार्ज ना मिलेगा, उसको सबसे पहले नेगेटिव चार्ज ये वाला मिलेगा, तो उसे मुड़ के ऐसे यहाँ जाना चाहिए था, जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्जेस, चूँकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उसको मिल रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस मिल रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस मिल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस को लाइंस यहीं पर मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहीं पर मिल जाएगा, तो स्टार्ट यहाँ से करेगा और ख़त्म यहीं पे हो जाएगा, ये नीचे जा ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ से लाइंस स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ पर ख़त्म होगा, बीच में कोई लाइंस दिखाई नहीं देंगे। तो ये पिक्चर परफेक्ट है, ये ड्यू टू इंडक्शन के कारण ऐसा हुआ पोलराइजेशन। और ये इस प्रकार का जो शेप है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब ये एक ऐसा रीजन बन जाता है जिस रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं आ सकता, मतलब वहाँ पर हमेशा 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कारण ये है, ये कारण गलत है।
यही आपका परफेक्ट कारण है। ऑप्शन नंबर मतलब पिक्चर नंबर सी ये रहा आपका। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके जितने डेरिवेशंस हैं और जितने उससे बनने वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। चूँकि इलेक्ट्रिक डायपोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में अगर आप कुछ सीखे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।